Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियों की जो 1000 प्रश्न आपके लिए लेकर चल रहे हैं, तो उसमें भाग 5 आज आपके लिए लेकर आया हूं। इसके पहले 4 भाग आपके लिए ला चुका हूं। साथियों, चारों भागों की PDF मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। अगर जो आपने PDF नहीं ले रखी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन सभी भागों की PDF ले सकते हैं। मित्रों, शानदार प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलने वाले हैं। आपको PDF लेने के लिए डायरेक्टली हमारे स्टडी विद PN लोधा नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है, आपको PDF मिल जाएगी। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। शानदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? पढ़ना सुनना, पढ़ना बोलना, सुनना बोलना, लिखना सुनना। तो साथियों, जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन को कल भी कई लोगों के लगभग मैंने ग्रुप में भी डाला था, फिर टेलीग्राम चैनल पर भी ये क्वेश्चन डाला था पोलिंग के लिए। तो वहाँ पर मित्रों बहुत सारा डाउटफुल क्वेश्चन है, बहुत ही एक तरह से विवादित क्वेश्चन ये माना जाता है। और इसका जो राइट आंसर, ओरिजिनल राइट आंसर है मित्रों, वो है सुनना बोलना। क्योंकि देखिए, सुनना बोलना ये जो भाषाई कौशल है उस आधार पर इसका ये राइट आंसर तीसरा विकल्प है मित्रों। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सुनना बोलना इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भाई इसका नहीं दूसरा विकल्प है, या ये चारों विकल्प ही सही है, या चौथा सही है, या पहला सही है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जाए, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा आंसर इसका सही लगता है। लेकिन इसका आंसर जो है वो 3 राइट है। 3 किस आधार पर राइट है? भाषाई कौशलों के आधार पर, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, उस आधार पर। तो ये दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन में आप किसे सर्वाधिक महत्व देंगे? प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों का भाषाई आकलन करना है तो सबसे ज़्यादा महत्व आप किसको दोगे? जांच सूची, प्रश्नावली, पोर्टफोलियो और लिखित परीक्षा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर आपको बच्चों की जो भाषा है उसका आकलन करना है तो आप सर्वाधिक महत्व दोगे पोर्टफोलियो को। पोर्टफोलियो में मित्रों विद्यार्थी की उपलब्धि का समस्त विवरण होता है, जितनी भी उसने उपलब्धि अर्जित की है। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है जिसमें बच्चे का बायोडाटा सहित अन्य जो उसने पढ़ाई की है, जो उसने सीखा है, सभी का विवरण इसमें पाया जाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे साथियों। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली और व्यास प्रणाली। तो मित्रों, जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है इसको खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। मित्रों, प्रश्नोत्तर प्रणाली को सुकरात प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि इसके जनक कौन है साथियों? सुकरात है। आपको इस चीज़ को भी यहाँ पर याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? जो गलत तरीका है उसका चुनाव कीजिए। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसके अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोग का समर्थन करना और भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, जो अमान्य है या मतलब जो गलत है, सॉरी, वो देखना है। तो यहाँ पर गलत क्या है कि वो जो खुद भाषा का प्रयोग करता है, अगर आप उसको मान्य नहीं करते हो तो ये तरीका गलत है। क्योंकि वो जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो उसकी मातृभाषा है, उसकी मातृभाषा का प्रयोग करने से अगर आप रोकोगे तो फिर उसके भाषाई विकास उसका कैसा होगा? तो इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 मित्रों, प्रश्न नंबर 5 आता है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उस चीज़ को बताइए। आप एक भाषा शिक्षक हो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना और परीक्षा का आयोजन करना। तो देखिए मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि इसका आंसर प्रथम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा और चौथा तो नहीं रहेगा।
लेकिन इन दोनों में से भी जो बेस्ट विकल्प है वो है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, क्योंकि यहाँ भाषा शिक्षण की बात की जा रही है और पाठ्य सहगामी क्रियाओं ये अन्य विषय के लिए ज़्यादा प्रभावी होती है। और भाषा शिक्षण में क्या होता है कि आप बच्चों को जितना अधिक अवसर प्रदान करोगे भाषा प्रयोग के, वो उतना ही अधिक सीख पाएंगे। तो दूसरा विकल्प इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं मित्रों। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है कि जो प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 1 से 5 की यहाँ पर बात की जा रही है, उसमें छात्रों की भाषाई क्षमताओं का आपको विकास करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाषाई क्षमताएं, इसका मतलब क्या होता है? भाषिक नियमों पर अधिकार करना, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करना, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना और भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार करना। तो मित्रों, भाषाई क्षमताओं का विकास प्राथमिक स्तर का मतलब है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। विकल्प 3 आपका सही है। भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो शब्द यूज करता है, जिस भाषा को बोलता है, उसका प्रयोग वो कुशलता से कर सके। यही भाषाई क्षमताओं का विकास करना प्राथमिक स्तर पर कहलाता है। तो विकल्प नंबर 3 आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 में सही है मित्रों। बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप इस चीज़ को याद करोगे। नेक्स्ट प्रश्न 7 पे चलते हैं। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि और उपयुक्त सभी। तो मित्रों देखिए, अनुकरण, सामूहिक, भाषा प्रयोगशाला, ये सभी विधियां भाषा कौशल की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 8वां प्रश्न है साथियों, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और ये सभी। तो साथियों देखो और लिखो, लिखने की बात की जा रही है तो अभिव्यक्ति तो होगा ही नहीं यहाँ पर, और मौखिक रचना तो इसमें भी लिखने की बात नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर जो निबंध रचना है उसमें ही सिर्फ लिखने की बात हो रही है, इसलिए आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों। 9वां प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है। तो कविता शिक्षण का आपको प्रमुख अंग यहाँ पर बताना है साथियों। किसका प्रमुख अंग क्या है? भाव बोध, शब्दार्थ बोध, सरलार्थ बोध और पठन बोध। तो कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है भाव बोध कराना। जो कविता का जो मेन भाव निकलता है उस भाव का बच्चों को बोध कराना। बोध कराना मतलब वो उस चीज़ को समझ जाए, वो ही कविता शिक्षण का प्रमुख अंग होता है। ये शब्दार्थ, पठन, सरलार्थ ये तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाते हैं। आपका प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 9 में सही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और समवेत वाचन। कि गद्य में तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो लेकिन पद्य में आप इसका प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है मित्रों आपका प्रथम विकल्प मौन वाचन, क्योंकि पद्य में तो सुर, लय, ताल, यति, गति के साथ पढ़ना पड़ता है जो कि मौन रहकर नहीं हो सकता। इसलिए मौन वाचन पद्य में नहीं होता है मित्रों, ये गद्य में होता है। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 1, 2, 3, 4। तो साथियों ये प्रश्न हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन बड़ा ही इजी प्रश्न है। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। तो साथियों आपका ये दूसरा ही विकल्प इसमें सही है। प्रश्न 12 देखेंगे मित्रों। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण किसके अंतर्गत आ जाता है? गद्य के या पद्य के? मित्रों पद्य शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य बताना है भाषा के प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से बच्चों को परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना और रसानुभूति व आनंदानुभूति कराना। तो साथियों देखिए, भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह तो ये तो गलत हो गया, व्याकरणिक नियम ये भी गलत हो गया, संगीत कला में निपुण बनाना हो सकता है ये सही हो, रसानुभूति एवं आनंदानुभूति। तो मित्रों इन दोनों में से एक सही रहेगा और बेस्ट रहेगा आपका चौथा विकल्प।
क्योंकि इसका काव्य का पढ़ाने का मतलब यूँ नहीं है कि वो संगीत कला में निपुण बने, इसलिए ये तीसरा विकल्प यह गलत है। प्रश्न 13 देखेंगे मित्रों, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से। कक्षा अभिनय प्रणाली जो कि नाटक शिक्षण में यूज होती है, जिसमें बच्चे को कोई पात्र दे दिया जाता है और फिर वो अपने किताब पढ़ के या फिर बोल के बिना वेशभूषा धारण किए बिना रंगमंच पे अपने ही क्लास में वो अभिनय करता है, तो वही होती है कक्षा अभिनय प्रणाली। मित्रों, इसके प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा दूसरा विकल्प। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में क्या आती है? तेजी आती है। तो दूसरा विकल्प सही है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जहाँ तक हो ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं मित्रों। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वाक्य का प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण और चित्र निर्माण। तो साथियों, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें सबसे बेस्ट रहेगा वाक्य का प्रयोग करना। वाक्य प्रयोग करोगे और उसमें उस शब्द का अर्थ अगर आप स्पष्ट कर दो तो वो सबसे बेस्ट तरीका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और विद्यार्थी आसानी से समझ भी जाते हैं। व्याख्यान, भ्रमण ये दोनों तो गलत हो गया। आप सोच रहे हो चित्र निर्माण भी हो सकता है, लेकिन चित्र निर्माण एक शब्द के लिए एक चित्र बनाओगे, अरे यार ये तो थोड़ा गलत हो जाता है फिर, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 पे आता है मित्रों, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली और अभिकर्मित अनुदेशन। तो साथियों, यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, ड्रेकाली ये तो भाषा शिक्षण की पद्धतियाँ हैं, लेकिन अभिकर्मित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है मित्रों, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न 16 पे आते हैं साथियों। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का और किलपेट्रिक का। तो साथियों, अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये मॉन्टेसरी ने कहा है तो गलत है, फ्रोबेल ने कहा है तो गलत है, किलपेट्रिक ने कहा है तो गलत है, तो सीधा सा आंसर क्या है? महात्मा गांधी। याद रखिएगा इस चीज़ को, इन्होंने मातृभाषा प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। विकल्प दूसरा आपका प्रश्न नंबर 16 में सही है। अगर किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो कमेंट करके जाए मित्रों में। कल भी 4 प्रश्नों पर मैंने डाउट देखा है, तो प्रश्न नंबर 27 में आपने बहुत ज़्यादा विपत्ति या आपत्ति उठाई थी, सॉरी विपत्ति क्या, तो हो सकता है कि उसका आंसर विकल्प नंबर ओनली 3 ही सही है, लेकिन उसका आंसर 4 ही सही रहेगा साथियों। 3 और 4 फिर भी मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। जो कन्फ्यूज़न वाले प्रश्न हैं, जब आपके 10 टेस्ट हो जाएंगे तो फिर 10 टेस्टों के बाद में कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों के ऊपर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे साथियों। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पश्चात। तो साथियों, उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना के पश्चात। किसके पश्चात आता है? प्रस्तावना। जब हम प्रस्तावना प्रश्न कर लेते हैं तब हम बोलते हैं कि हाँ साथियों, समस्यात्मक प्रश्न जब निकाल लिया जाता है तब कहा जाता है कि आज हम इस टॉपिक, जो भी टॉपिक होता है अपना फलाना ठिकाना जो भी हो, तो उस टॉपिक का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुतिकरण करते हैं साथियों। विकल्प दूसरा आपका सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे साथियों। 18वां प्रश्न है, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, शुद्धलेख और आशुभाषण। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का जो रूप है वो रहेगा आशुभाषण। आशुभाषण का मतलब होता है आप तुरंत किसी टॉपिक पर बोल देते हो तो वो कहलाता है आशुभाषण, जो कि मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा किया जाता है। विकल्प दूसरा सही है, सॉरी विकल्प चौथा सही है। दूसरा क्या सही है? दूसरा, तीसरा और पहला तो गलत है। चौथा विकल्प सही है मित्रों प्रश्न नंबर 18 में। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। आज 20 ही प्रश्न लिए हैं समय अभाव होने के कारण। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है?
विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना और ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब अपन होता क्या है, वास्तव में क्या होता है साथियों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक का सर्वाधिक जोर ही इस पे रहता है कि वर्णमाला मतलब अनाराम, अनाराम, इमली, कुल्लून, रिसेडी, ना कोकली औरत, ऐसे ये बच्चों को कंठस्थ करवाया जाता है। ये प्रमुख उद्देश्य रखा जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है मित्रों। उसको ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बताए, वो स्पष्ट उच्चारण कर सके, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सके, विभिन्न संदर्भों में वो भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। बाकी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करवाना वो तो अपना आप कर लेता है बालक, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। विकल्प आपका तीसरा सही है मित्रों यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 में। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 20 देखेंगे साथियों। चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं हमें, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, और गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है तीसरा विकल्प की जो बच्चे की क्षमता है उस आधार पर ही उसको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। विकल्प 3 ही आपका सही रहेगा। तो मित्रों ये था आज हिंदी का टेस्ट। आज जीके का टेस्ट नहीं आ पाएगा साथियों, क्योंकि ये टाइप ही नहीं हो पाया है, समय अभाव के कारण कुछ विशेष काम आ गया था, इसलिए कल से वही रेगुलर टेस्ट सीरीज आ जाएगी। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।